देखिए हिंदी व्याकरण, व्याकरण को आप 4 खंड में पढ़ेंगे, ठीक। एक पूरा शब्द वाला पढ़ोगे। शब्द कहने का सेंस क्या है, जैसे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। जैसे महात्मा गांधी जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद यहाँ किस लिए प्रयोग किया गया है। संज्ञा है तो किस प्रकार का संज्ञा है, जातिवाचक है कि भाववाचक है कि ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखना है खूब अच्छे से। यहाँ से पूछता है जैसे उससे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाक्य भी कई प्रकार का होगा, ठीक। तो वाक्यों को भी हमको समझना है। तो हिंदी व्याकरण को कई खंडों में आप बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको वर्णों के विषय में जानना है ना, वर्ण किसे कहेंगे या वर्णमाला। तो देखो व्याकरण, सबसे पहले हम लिखेंगे व्याकरण, व्याकरण। तो व्याकरण कहते किसे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो व्याकरण आप ये देखो कि जैसे हम कहें कि जैसे जो कभी मरे नहीं उसे क्या कहोगे, अमर। जो कभी मरे नहीं उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं, ठीक। वैसे ही व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई में। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है। तो व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। हाँ, वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहोगे, वैयाकरण, ठीक। व्याकरण के ज्ञाता को पूछा था प्रश्न कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, ठीक। व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, एक बार ये पूछा था, तो ल्यूट प्रत्यय है। व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय। कौन सा, ल्यूट, ठीक। ल्यूट प्रत्यय से बना है ये। अब अगर पूछ ले व्याकरण को 3 भाग में आप पढ़ोगे, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा क्या होगी ना, और व्याकरण को कितने विभाग में आप बांटोगे, ठीक। तो व्याकरण के 3 विभाग होंगे। अभी हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझो इधर। पहले व्याकरण को देखो, वी जमा आकरण, वी प्लस आ प्लस कृत प्लस ल्यूट प्रत्यय, कृत प्लस ल्यूट, ठीक। प्रत्यय से बना है, से बना है। बोलो कहीं दिक्कत नहीं ना। वी प्लस, अगर इसको ठीक से लिखना हो तो वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण। वी का मतलब होता है विशेष, आकरण मतलब आकार प्रदान करने वाला। तो वी का मतलब कैसा, विशेष। वी का मतलब विशेष, और आकरण माने आकार प्रदान करने वाला। तो आकार प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला, जो हमें शुद्ध या किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने या बोलने में मदद प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण, ठीक। वी मतलब विशेष, आकरण मतलब आकार प्रदान करने वाला। तो जो लिखेंगे व्याकरण, तो जो किसी भी भाषा को, जो किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध बोलने, लिखने व शुद्ध बोलने, लिखने में मदद प्रदान करता है। शुद्ध बोलने और शुद्ध बोलने व लिखने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हो, व्याकरण। लिखने में सहायता। अब जो भी आप व्याकरण, जैसे आप टेंस लिखते थे तो बताओ उसमें नियम कानून लगता था कि बिना नियम कानून का, नियम कानून। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहायता प्रदान करे, उसी को हम कहते हैं क्या, व्याकरण, सहायता प्रदान करे। तो अब ध्यान से प्रदान करे। तो जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने में हमारी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है,
उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। न किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने व लिखने में जो हमारी मदद करे उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक। व्याकरण किस प्रत्यय से मिलकर बना है? तो ल्यूट प्रत्यय। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो क्या? वैयाकरण। क्या कहा जाता है? वैयाकरण। ठीक। अब व्याकरण में एक चीज़ और पूछेगा कि व्याकरण, ये जो व्याकरण है तो हिंदी में, हिंदी जो आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा, ये हिंदी एक बार प्रश्न पूछा है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। याद करके रखते जाना, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द अगर पूछ ले तो फारसी। अगर आपसे पूछे व्याकरण किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने में जो हमारी मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है, वही कहलाता है क्या? व्याकरण। ठीक। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। व्याकरण किस प्रत्यय से बना है? तो ल्यूट प्रत्यय से बना है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी किस लिपि में अगर पूछ ले आपको लिखा जाता है तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो आपसे पूछ ले अगर कि हिंदी हम लोग लिखते हैं तो किस भाषा में हिंदी को लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। लेकिन अगर पूछ ले ये देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना क्या कह रहे हैं हम? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। बार बार कई बार पेपर में आया है। और अगर आपके पास साहित्य पब्लिकेशन की बुक होगी उसमें देखना, पहले ही ग्रामर जहाँ चालू है ऊपर ही लिखा है, लिखा है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द। हमको शब्दों को भी देखना है। पगड़ी, लोटा, टाठी, गिलास, ये कहाँ से शब्द हैं आएगा। जब शब्दों पे हम लोग पढ़ेंगे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो वहाँ देख लेंगे हम लोग देशज क्या है, विदेशज क्या है, ये शब्दों के विषय में हम लोगों को देखना है। ठीक। धीरे धीरे करके एक दिन में टॉपिक कवर नहीं होगा ना, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कवर हो जाएगा तो आप कहीं भी कोई भी पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो अपने मन से। कहीं का भी पेपर आप खुद हल करना। एक पोर्शन आपको पढ़ा दिए हैं क्या? साहित्य। अब आप हल करके देखना, किसी भी कोचिंग का कहीं का भी आप नोट्स उठाना ना, इलाहाबाद की कोचिंग हो, दिल्ली की कोचिंग हो, चाहे जहाँ, ऑल इंडिया कहीं की कोचिंग हो, हिंदी साहित्य के अगर नोट्स उठाओगे, अगर 100 क्वेश्चन आया है तो 93, 95% क्वेश्चन आप कवर कर जाओगे। क्लियर है इतना? ठीक। आप करके देख लेना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वीडियो भी पड़ा है उसमें, आपके नोट्स में जहाँ से आप कोचिंग का सीट खरीदोगे या फिर कहीं आप प्रैक्टिस सेट खरीदोगे उसमें हिंदी होगा। यूपीएसआई का, यूपीपी का खरीद के देखना फंसेगा पूरा टोटल। ठीक। ये भी पूरा कंप्लीट हो गया जिस दिन, उस दिन आप किसी भी ग्रामर के किसी भी पोर्शन को करने में सक्षम रहोगे, इतना गारंटी है। ठीक। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रिक से सब कुछ सिखाएंगे। संधि भी पूरा ट्रिक से सीखोगे ना, रस भी पूरा ट्रिक से सीखोगे, समास भी सीखोगे। द्वंद्व संघ में और छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष से संग विशेषण कर्मधारय को ये बनावत है, बहुब्रीहि है या परिकृष्ट है जो अन्य प्रधान दोहरावत है। दशानन बहुब्रीहि समास अन्य प्रधान है। ठीक। तो आप घबराओ मत, संधि का भी ट्रिक बना दिए हैं ना। धीरे धीरे हर चीज़ का ट्रिक आपको मिल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम अच्छे से आप कुछ भी कर सकते हो ट्रिक के साथ। ठीक। सबका ट्रिक आपको दे देंगे। आपका टेंशन हमारा टेंशन है, बस ईमानदारी से आप पढ़ो, पूरा टोटल फंसेगा। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाएगा पूछेगा। हिंदी की पाणिनि किसे कहा जाता है? हाँ, हिंदी का पाणिनि लिख लेना। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरी लाल पाणिनि, किशोरी लाल वाजपेयी। और ये किसने कहा है? एक किताब आती है हिंदी साहित्य की, हिंदी की ग्रामर की सबसे इम्पोर्टेंट
यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी हैं या तो दृष्टि का पढ़ते हैं या तो इन्हीं का पढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु, किताब आप खरीद सकते हो, किताब का नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद, थोड़ा लैंग्वेज इसका डिफिकल्ट है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, पूछेगा प्रश्न। किशोरीलाल वाजपेयी, यहाँ लिख देना वाजपेयी, किशोरीलाल वाजपेयी। ठीक, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाएगा, किशोरीलाल वाजपेयी। ये प्रश्न आपसे पूछेगा, हिंदी का पाणिनि किसे कहेगा, किशोरीलाल वाजपेयी को। किसने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने। पहली बार जो ग्रामर आया ना, यानी व्याकरण को सबसे पहले जोसुआ केटलर ने, केटलर, सबसे पहले ग्रामर को किसने लिखा, जोसुआ केटलर। किसने, यहाँ तक का पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पूछेंगे आराम से बता सकते हो। चलो बताओ, माने हिंदी किस भाषा का शब्द है, किस प्रत्यय से लिया गया है, व्याकरण ना, व्याकरण किस प्रत्यय से, ल्युट प्रत्यय। व्याकरण किसे कहते हैं, जो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने में हमारी मदद प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण को अगर तोड़ेंगे तो वी जमा आकरण, वी का अर्थ होता है विशेष, आकरण माने आदान प्रदान करने वाला, जो किसी भी भाषा को विशेष रूप से आकार प्रदान कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण ना, व्याकरण कहते हैं। अब और पूछ ले अगर कि जो लिपि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। कितने, देवनागरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर हिंदी दिवस। क्या, हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और अगर पूछ ले राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हर साल होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय माने केवल देश में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हाँ 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर। क्लियर, कहीं दिक्कत अगर हो तो बताओ। ठीक, अब हम लोगों को देखना है ग्रामर के कितने विभाग हैं, इसके कितने, व्याकरण के कितने विभाग हैं। एक वर्ण है, एक शब्द, तो व्याकरण के विभाग, हेडिंग डालो व्याकरण के विभाग। चलो हो गया, अब बता तो लोगे हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस किस प्रत्यय, हाँ आराम से 14 सितंबर को क्या मनाया जाएगा ना, राष्ट्रीय, हर साल मनाया जाता है। आप लोग इस बार ध्यान देना, जब 14 सितंबर आएगा तो आप देखना ना, अभी तो जनवरी बीत गई, नहीं तो देखते आप 10 जनवरी को क्या था, आप डाल के देख लेना विश्व हिंदी दिवस कब है ना, गूगल कर लेना, पता चलेगा 10 जनवरी। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है, 14 सितंबर। ठीक, अब अगर व्याकरण के विभाग पूछ ले, व्याकरण के कितने विभाग, ये पूछा प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन पूछता है व्याकरण के विभाग। तो व्याकरण के 3 विभाग हैं। व्याकरण पूछेगा व्याकरण के कितने विभाग हैं, तो 3 विभाग हैं। एक को कहा जाएगा वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार। दूसरा होगा शब्द साधन, शब्द साधन। और तीसरा होगा वाक्य विन्यास, साधन, शब्द साधन। और तीसरा क्या होगा, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। ठीक, चलो शब्द साधन, वर्ण विचार और वाक्य विन्यास। सबसे पहले हम लोग किसको निपटाएंगे, वर्ण विचार। ठीक, फिर आएंगे यहाँ फिर करेंगे। ठीक, तो वर्ण विचार में देखिए, सबसे पहले जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को आप पढ़ते समय सबसे पहले आपने वर्णों का ही उच्चारण किया था। और कोई भी छोटा सा छोटा बच्चा हो, सबसे पहले वो उच्चारण करेगा स्वर वर्णों का।
बिन स्वर, कोई भी लड़का स्वर के अलावा बोल ही नहीं सकता। पहले कोई भी व्यक्ति अगर उच्चारण करेगा तो सबसे पहले किसका उच्चारण करेगा? वो स्वर का। स्वर के अतिरिक्त तो उच्चारण कर ही नहीं सकता। ठीक, तो पहले देखो वर्ण में वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्ण में पहले वर्णमाला के विषय में समझ लो। वर्णमाला, तो वर्णमाला अंग्रेजी में अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लेटर ना, माने वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित, तो वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा वर्णमाला तो आप अल्फाबेट मत लगाना। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला। जैसे क ख ग घ व्यवस्थित होना चाहिए, सीक्वेंस से लिखना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आगे पीछे हो, क के बाद म नहीं लिखना है, क के बाद ख ही आएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला ना। अब इस वर्णमाला को आप कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? हाँ, वर्णमाला, अब देखो वर्णमाला को 3 भाग में हम बांट के पढ़ेंगे। 3 भाग में हम जानबूझकर पढ़ेंगे क्योंकि इनकी कुल संख्या है 52, और 52 के 52 ना अलग अलग तरीकों से हमको पढ़ना है ना। जैसे ताड़नजात व्यंजन क्या है ना, लुंठित व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजन क्या है ना, तो ये सब पढ़ना है। जिस वजह से थोड़ा सा हमको अभी से देखो टारगेट बनाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पूछ लेगा ताड़नजात व्यंजन इनमें से कौन है ना। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, और कैसे मिलके बना है। अब यहीं से आपका निर्माण होगा, इसको ध्यान से देखना, नहीं तो फिर वहाँ दिक्कत होगी। कंठोष्ठ क्या है ना, कंठ ओष्ठ दोनों से बोला जाए, लेकिन कैसे बना उसको जोड़ के सिखाएंगे, और यहाँ दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ दिक्कत अगर हुआ तो फिर वहाँ दिक्कत होगी। तो पहले इन 52 वर्णों को हम 3 भाग में बांटते हैं। तो वर्णों की कुल संख्या होती है 52। तो वर्णों की, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 26, और हिंदी में वर्णों की कुल संख्या है 52। कुल संख्या 52। और एक चीज ये ध्यान दे लो, संख्या 52, अगर ये 52 है, अगर ये आपको वर्णमाला क्लियर हो गया तो हम गारंटी देंगे संधि में आपको 0% मेहनत करना पड़ेगा, 0% ना। क्यों? क्योंकि जब स्वर पढ़ाएंगे तो अ और अ मिलके सीधा होता है वर्ण में। अभी वर्ण में ही हम पढ़ेंगे आ, और ये हो जाता है दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ। और इसके बाद पहले ह्रस्व आता है तो अयूर होता है, अयूर, अ, ई, उ और री, इन्हीं से मिल करके इसका निर्माण होगा, इसीलिए इसको कहेंगे दीर्घ। और जैसे ही दीर्घ संधि पढ़ाएंगे तो यही वर्ण आके वहाँ फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप यहाँ वर्णमाला पढ़ लिए, आपका संधि कंप्लीट, केवल व्यंजन संधि पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें। ठीक, और उसमें भी पूरा नहीं, केवल कुछ चीज़ें जिनमें आपको दिमाग लगाना है, और कहीं दिमाग भी नहीं लगाना है, यही अच्छे से पढ़ लो। ठीक, तो वर्णों की कुल संख्या 52। इन वर्णों के 52 संख्या को हम 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 3। अब तीनों के तीनों भाग देखिए क्या क्या हैं। पहले में आ जाएगा अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, अंग, और क्या? गिनो, पूरा गिनो कितने वर्ण। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये 13। अब क वर्ग, ये दूसरा टाइप है, पहले टाइप में इतने, फिर क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, च, छ, ज, झ, ञ।
ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, और प फ ब भ और क्या म। ठीक, ये दूसरा टाइप। तीसरे टाइप में आ जाएगा य र ल व, स ख स ह, छ त्र ज्ञ और स्र ना। ये गिनो, ये कितने 25, 5 पचे 25, और ये 4 4 8 4 12 और 2। अब जोड़ो जरा, जोड़ो 13 प्लस 25 प्लस 14, जोड़ो 5 4 9 3 3 2 2 4 1, कितनी संख्या? ठीक, तो वर्णों की कुल संख्या 52। ये वाले में आप कंफ्यूज मत होना ना। हाँ, यही प्रश्न खूब पूछेगा और इसको हम अलग से लिखाएंगे, घबराना मत ना। इन प्रश्नों को हम अलग से कराएंगे, बिल्कुल टेंशन न लेना। इसको कई नाम से जाना जाए, एक नहीं 8 नाम इसका है ना। उन्हीं 8 नामों को बार बार रिपीट करके पूछता है। क्लियर? हाँ, तो 52 वर्ण कैसे हैं समझ गए। अब इन 52 वर्णों में पहले हम लोग किसको निपटाएंगे? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण में कितने पुरुष वर्ण हैं, कितने स्त्री वर्ण हैं, कितने वर्ण मिलकर बने हैं, कितने वर्ण बिना मिले बने हैं, ये पूछता है। स्वर वर्णों में कितनी स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है। स्वर वर्णों की संख्या 11, मात्राओं की संख्या 10। स्वर वर्णों में स्त्री कितनी है और स्वर वर्णों में पुरुष कितने हैं। व्यंजन में पुरुष कितने हैं और व्यंजन में स्त्री कितनी है। ठीक, ये भी पूछेगा मेल फीमेल, और मेल फीमेल पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक से पढ़ना है, पहले इतना उतारो, फिर हम लोग इसको भी बांटते हैं कई कालखंडों में, तब समझ में आएगा आपको। उतारो, चलो देखो है। अब वर्णमाला को हम कितने भाग में बांटेंगे? 2। अभी हम लोगों को केवल और केवल क्या समझना है? वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं बता लोगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों की कुल संख्या 52। अगर प्रश्न पूछ ही ले वर्णों की कुल संख्या 52। वर्णों के कितने भेद हैं? 2। एक को कहेंगे स्वर वर्ण और एक को कहेंगे व्यंजन वर्ण। तो आप बता लोगे ना वर्णों के भेद। जैसे आपसे पूछे वर्णमाला, ऐसे लिखना वर्णमाला, तो यहाँ लिख देना वर्णों की कुल संख्या तो 52। वर्णों के भेद 2, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ लिखो अब वर्णों के जो भेद हैं, वर्णों को हम कितने भाग में बांटेंगे? वर्ण, हाँ, वर्णों के प्रकार, वर्ण, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद 2 भेद हैं। कितने? 2। एक को हम कहेंगे स्वर और एक को हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हाँ, व्यंजन। अब देखो, अब यहाँ से आपका चालू, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में, लिखो स्वर वर्ण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, सहायता न लेनी पड़े, न लेनी पड़े, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं।
ठीक। प्रश्न पूछेगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। और व्यंजन उसका उल्टा बता दोगे, जिन वर्णों के उच्चारण में लिखना, हाँ, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायता लेनी पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल, स्वर वर्णों को अगर हम विस्तार करेंगे, इसका विस्तार, तो इसके विस्तार में 3 भाग लिख देना। इसका विस्तार कितने तरीके से, 3। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, तो स्वर वर्णों की कुल संख्या है 11। कितनी, अगर इसकी मात्रा पूछ ले तो मात्रा केवल 10, मात्राएं केवल किसकी, 10। अभी हम समझा देंगे। और अगर स्वर वर्णों के भेद पूछ ले तो भेद हो जाएगा कितना, 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्या, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो आप समझो, जो प्रश्न बोल रहे हैं सुन लो। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री। गिन लो, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री ना। एक चीज़ ध्यान रखना, अंग और वहाँ इसमें नहीं आएगा। अंग और अहाँ को कहते हैं क्या, ना अनुनासिक ना, हाँ, नासिका और अनुनासिक, ठीक। यानी अंग और अहाँ, अंग अहाँ, अनुस्वार और विसर्ग, ये भी कहा जाता है ना, या फिर अनुस्वार और विसर्ग। तो अंग और अहाँ को इसमें नहीं गिनना है। तो देखो, आ की मात्रा आप जानते हैं, एक खड़ी पाही। छोटी की मात्रा पीछे से ओढ़ाई, बड़ी की पीछे से आगे से, और बड़ी की मात्रा पीछे से ओढ़ाई। छोटा ऊ की मात्रा बाएं टांग तोड़ दो, बड़ा ऊ की मात्रा दाएं टांग। ए की मात्रा ऊपर एक घुंडी पाई, आय की मात्रा डबल घुंडी, ए की मात्रा एक डंडा एक खड़ी पाई, औ की मात्रा डबल घुंडी एक खड़ी पाई, और री की मात्रा ऐसे ना, और री का इस तरीके से। तो बताओ किसमें मात्रा नहीं, बाकी सभी में है। आ में तो बताओ संख्या तो है कितनी, लेकिन मात्राएं केवल यहाँ लिख देंगे कि क्योंकि अ की कोई मात्रा, इसीलिए कुल स्वरों की तो कुल संख्या है कितनी, लेकिन मात्राओं की संख्या, स्वरों की कुल संख्या, मात्राओं की संख्या 10। अब इसमें भेद कितने हैं, तो स्वर वर्णों के 3 भेद हैं। कितने भेद, 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर है, इसमें 4, इसकी संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर की 4 ना, और इसकी दीर्घ की 7, तो 7 4 11। इसकी संख्या कितनी है, 4। याद करेंगे आयूर, आयूर का पहले शैम्पू आता था, आयूर, अ, ई, उ और री, अ, ई, उ और री, ये है क्या, ह्रस्व स्वर। बाकी जो बच गया इसमें, उनमें से देखो इसको हटा दो, अ छोटी हटा दो, उ हटा दो और री। बाकी जो बचे हुए हैं वो सब क्या हैं, दीर्घ, क्या, दीर्घ स्वर। तो पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। जिसके उच्चारण में एक से अधिक यानी 2 मात्राओं का समय, 2 मात्राओं का समय कहते आए, अभी हम लोग देख लेंगे 2 मात्राएं हैं कैसे। जैसे अ और अ मिलके आ बनाएगा, तो अ कितनी मात्राओं वाला था, फिर अ आया तो कितनी मात्रा, एक, एक एक मिलके कितना, 2। अ और ई मिलके उ बनाएगा, उ ना, तो अ कितने मात्रा का, 1, और उ कितने, ई कितने मात्रा का। अभी हम लोग देखेंगे, घबराओ मत ना, अभी कंफ्यूज मत होना, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो।
तो वर्णों के भेद, तो वर्ण के कितने भेद? 2, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन। वर्णों की कुल संख्या 52, वर्णों की कुल संख्या 52। इसके कितने भेद? 2 भेद। एक को कहेंगे स्वर वर्ण और एक को कहेंगे व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। लेकिन जैसे अ बोल रहे हो, अ में कोई आ रहा है। अब देखो, जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, क्या हो? उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल में क, चाहे जो बोल लो, क तो ऐसे है, अगर हम क लिखें केवल पूर्ण रूप से व्यंजन है और इसमें लगा क्या है? अ। संधि में खूब काम आएगा, संधि में हम इसका यूज करेंगे। क के साथ साथ लगा क्या है? अ है क्या? स्वर। और उस जुड़ा किससे है? क। तो बताओ, क को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी? अ की। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ये है व्यंजन, पूर्ण रूप से व्यंजन। और जब इसमें अ को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा स्वर प्लस व्यंजन का मिक्सचर। ठीक, तो ये कहलाता है क्या? जिन वर्णों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता हो? स्वर वर्णों की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। क्लियर? ठीक ना। जैसे म में क्या आया? न प में क्या आया? न चाहे जो बोल लो आप, देखो उसमें आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, मुख्य संख्या है 33। मुख्य कितनी? इसमें मुख्य 33 संख्याएं होती हैं और कुल होती हैं 39। कुल कितनी? व्यंजन में कुल कितनी संख्याएं पूछा प्रश्न है? कुल 39 संख्याएं होती हैं, कुल 39 वर्ण। व्यंजन वर्णों में कुल कितने वर्ण? 39। मुख्य कितने वर्ण? 33। मुख्य कितने वर्ण? 33। कुल कितने वर्ण? और पूछ ले तो इसके भेद कितने? तो 3। इसके भेद कितने? 3। भेद के नाम लिख लो, 3 भेद। उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श ऊष्म। तो कितने भेद? 3। कितने भेद? 3। अब आप सीरियल से बता सकते हो, पूरा कंप्लीट हम पूछें, खूब अच्छे से बता पाओगे। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? व्याकरण को सबसे पहले लिखने का काम किसने किया? जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर ना। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी ना, हाँ, किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण। व्याकरण के कितने विभाग? 3। वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। व्याकरण के कितने विभाग? 3 ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस नहीं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताते जाना आप। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला। व्याकरण किस प्रत्यय से बना है? ल्युट प्रत्यय से। किससे? ल्युट। तो आप पूछेगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण? 52। कुल कितने वर्ण? कितने भाग में बांटोगे? 2। स्वर वर्ण और व्यंजन। विभाग नहीं, हम कह रहे हैं वर्णों के कितने भेद? 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11। मात्राओं की, स्वर वर्णों की मात्राओं की संख्या 10। स्वर वर्णों की मात्राओं की संख्या 10। ठीक। अब आपसे पूछेगा स्वर वर्ण के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए कि व्यंजनों की सहायता, स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन। क्लियर? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39। मुख्य संख्या, कुल संख्या, मुख्य संख्या। कितने भेद? 3 भेद। कितने भेद? 3। कौन कौन? अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म। अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म। अब हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा? स्वर।
और स्वर में पहले हम डालेंगे किसको, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इतना उतारो तब। चलो अब हेडिंग डाल लो क्या, स्वर वर्ण ना, स्वर वर्ण। लिखिए स्वर वर्ण यानी स्वर। तो स्वर की पहले लिखेंगे क्या, परिभाषा, स्वर की परिभाषा। दूसरा, स्वर की क्या परिभाषा के बाद भेद कितने हैं, भेद के बाद स्वर की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, ठीक, संख्या, संख्या के बाद स्वरों में किसकी किसकी मात्रा है ना, मात्रा, और मात्रा के बाद हमको देखना है कितने ऐसे हैं जो इसमें स्त्रीलिंग हैं, कितने स्वर वर्ण ऐसे हैं जो क्या हैं, स्त्रीलिंग, लिंग। अब इसका देखना है अगला भाग, लिंग ना, लिंग, ठीक। अच्छे से करना, जैसे हम डिजाइन बना रहे हैं ना, इस डिजाइन से बनाओगे तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं, क्लियर। स्वर वर्ण किसे कहेंगे, परिभाषा आप बता सकते हो आराम से, क्या बताओगे, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की आवश्यकता, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता न हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो यानी वो सहारे की आवश्यकता न पड़े न, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, या सहारा या सहायता न लेना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। अभी लिखे थे परिभाषा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। और अक्षर, अक्षर और वर्ण में बहुत बड़ा अंतर है, अक्षर और वर्ण में पूछेगा अंतर है तो कहेंगे हाँ, न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी नाश न हो वो कहलाएगा अक्षर। और वर्ण और अक्षर में अंतर अभी हम लोग समझेंगे, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है, इन दोनों में अंतर है क्या, वास्तव में अंतर वर्ण और अक्षर में अंतर है। आप लोग अभी वर्ण और अक्षर को एक ही समझते होंगे, दोनों में भी अंतर है न, उसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे करके। भेद, तो इसके तीन भेद हैं, कितने भेद, तीन, कौन कौन, एक ह्रस्व और एक दीर्घ और एक प्लुत, दीर्घ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कौन, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत, प्लुत, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, जिसमें एक मात्रा का समय लगे, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। और उसके बाद प्लुत स्वर, ऐसा हाँ जिसमें तीन या तीन से अधिक, तो तीन या तीन, तीन या तीन से अधिक, तो ऐसे ही लिख लेना, तीन या तीन से अधिक या अधिक मात्राओं का सम, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर, क्लियर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ठीक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब आ जाएगा संख्या, तो हर स्वरों की कुल संख्या 11 और मात्राओं की संख्या 10, मात्राओं की संख्या 10। अगर हम लिखना ही चाहें तो ये देखो लिख दे रहे हैं, ये पहला आएगा अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा बड़ी ई, फिर ऊ और फिर बड़ा ऊ, उसके बाद री, ए, ऐ, ओ और आओ, ओ और आओ, गिनो आओ, है। और मात्राएं केवल 10 की यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट केवल एक लिख देना, बाकी सब का होगा केवल अ को, अ की मात्रा नहीं होती, इसीलिए पूरा आ जाएगा 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से किसकी मात्रा नहीं है, अ की, तो मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी
10, मात्राओं की संख्या 10। और लिंग पूछेगा तो लिंग 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में आता है अ, ई और री, अ, ई और री। बाकी शेष 3 ऐसे हैं जो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। और बाकी शेष कितने? 8 वर्ण ऐसे हैं जो क्या हैं? स्वर वर्णों में पुल्लिंग हैं। तो स्वर वर्णों में स्त्रीलिंग कितनी? 3। अ, ई, री, अ, ई, री ये क्या हैं? स्त्री हैं। ये तीनों क्या हैं? स्त्री। बाकी शेष पुल्लिंग। बाकी शेष क्या हैं? पुल्लिंग। ठीक। अब उत्पत्ति के आधार पे स्वरों के भेद। हेडिंग डालो, उत्पत्ति के आधार पे स्वर के भेद। चलो ठीक। अब देखो हमको क्या देखना है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णमाला के भेद। उत्पत्ति के आधार पे स्वर वर्णमाला के भेद ना। अब आप बता दो परिभाषा, फिर एक बार बता लो परिभाषा स्वर वर्ण की क्या है? हाँ, जिसको उच्चारण के लिए किसी की वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। स्वर वर्णों के कितने भेद? 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसे कहेंगे? जिसमें एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ किसे कहेंगे? ह्रस्व में 3 आ जाएगा। ह्रस्व में कौन कौन आ जाएगा? 3, अयूर, 4 अयूर, अ, ई, उ और क्या? री, उ और री। ठीक, अयूर। और दीर्घ में बचे हुए 7, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, आओ। और बच्चा देखो गिनो, 7 हो गया। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये क्या होगा? और इसमें जैसे ओम, ओम। ठीक, ये इसके अंतर्गत। अब इसके बाद आ जाएगा संख्या। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11। स्वर वर्णों की संख्या, मात्राएं 10, मात्राएं 10। लिंग 2, पुल्लिंग और स्त्री। पुल्लिंग में आ जाएगा ई और री, ई, स्त्रीलिंग में ई और री, ई और री। और पुल्लिंग में बाकी सब ई और री किस में आएंगे? स्त्रीलिंग। ई और री ना, ई और री। अच्छा गलत हुआ भैया। ओहो, ई और री करना, ई री, अ, ई, री लिख दिए हैं, ई री ना। अभी बोले नहीं होते तो गड़बड़ भी हो जाता। ई और री करो। स्त्रीलिंग में कौन? ई और री, ई और री। देखो बार बार जब आप कई बार पढ़े रहोगे ना तो देखो गलत भी सही हो जाता है। देखो उस समय ध्यान नहीं था, अभी देखो बोलते समय याद आ गया। ई री, ई री। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। और बाकी सब बचे हुए पुल्लिंग, बचे हुए पुल्लिंग। अब लिखेंगे वर्णमाला के किसके आधार पे भेद? उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णमाला के भेद। उत्पत्ति के आधार पे, यानी इसकी कैसे उत्पत्ति हुई उस आधार पे हम इसके भेद करेंगे। तो लिखो हेडिंग, उत्पत्ति के आधार पे स्वर वर्णमाला के भेद। और इसी से खूब प्रश्न आता है। अभी हम संधि पढ़ेंगे तो इसी से पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर किसके? स्वर वर्ण के, स्वर वर्णमाला के भेद, स्वर वर्णमाला बोले हैं यानी स्वर वर्णों के भेद। ठीक। उत्पत्ति के आधार पे हम 2 भाग में बांटेंगे। एक को हम कहेंगे मूल स्वर और एक को हम कहेंगे संयुक्त स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर, संधि स्वर। ठीक। और संधि स्वर का मतलब कुछ देखो, 2 वर्ण मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? संधि का। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। जब संधि पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। ठीक। यहाँ मूल स्वर जो है इसे हम क्या कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगे, जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहेंगे? एक मात्रा का समय लगे उसे हम कहते हैं मूल स्वर। ठीक। जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे मूल स्वर कहेंगे। एक मात्रा का समय लगने का सेंस क्या है? अयूर,
अयूर, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व। तो अ, ई, ऊ और क्या, री, ई और री, ठीक। और संधि स्वर, संधि स्वर कह लो तो संधि स्वर को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। संयुक्त या मिश्रित। संयुक्त या मिश्रित क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये दो लोगों से मिलके बनेगा। किससे, अगर दो लोगों से मिलके बना तो इसका मतलब या तो संयुक्त होगा या तो मिश्रित कह लो, चाहे जो कह लो, मिक्स हुआ है ना दो लोग, तो मिश्रित या संधि। अब इसको भी दो भाग में बांटेंगे, समान, दो भागों में बांटेंगे तब संयुक्त या मिश्रित होगा। हाँ वही, संयुक्त या मिश्रित। अब देखो पहला मूल दीर्घ स्वर, इसमें लिख दे मूल दीर्घ, वहाँ पे दो मात्रिक स्वर। अरे वही मतलब था, दो मात्रिक स्वर कहते हैं। और इस दो मात्रिक स्वर को आप बांट दो दो भाग में, वही है संधि स्वर या दो मात्रिक स्वर ना, दो मात्रा। इसको दो भाग में बांटोगे, एक मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक संयुक्त या मिश्रित, संयुक्त या मिश्रित। अब देखो यहाँ मूल लिखने का सेंस क्या जानते हो, एकदम शुद्ध शुद्ध, जैसे गेहूं में गेहूं मिला दे तो क्या होगा, मूल, एकदम शुद्ध शुद्ध। गेहूं में गेहूं मिलाना शुद्ध, गेहूं में चावल मिलाना मिश्रित। तो ये देखो क्या है, ये शुद्ध है ना, तो इनका वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो मिला, वर्ग मतलब कई दैया लिख दे, तो अ प्लस अ बराबर, हाँ बन गया, ई प्लस ई का वर्ग मतलब ई प्लस ई बराबर बड़ी, यानी याद भी नहीं करना पड़ेगा। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और री मिलके कट्टम कुट्टम, री मिलके कुछ नहीं बनाएगा, ठीक। अब संयुक्त में, अब संयुक्त मतलब अब दो जने मिल गए, मिश्रित हो गए। मिश्रित कहने का सेंस क्या है, दो लोग मिले हैं, कितने लोग, दो। अब इसमें कुछ नहीं है, देखो चारों जगह लिख लो अ। अब देखो अ के साथ ई को जोड़ो, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए। देखो अ के साथ ई आया, इधर देखो अ के साथ ई आया, और अ के साथ ई के बाद कौन आएगा, अ के साथ ई, अ के साथ री बनता नहीं रहा है तो री को नहीं लेंगे, तो अ के साथ कौन आया, अ के साथ ई और अ के साथ, तो अ के साथ ऊ अभी मत लिखो, अभी ए को लाओ यहाँ लाओ, बना देगा क्या ए। अब अ के साथ ई वाली कहानी खत्म। अब अ के साथ किसकी कहानी, अ के साथ कौन आएगा, बना देगा ओ, और इस ओ को खींच के लाओ इसके साथ, तो क्या बना देगा ओ। अब पूछेगा प्रश्न आपसे ना कि औ किस स्वर के अंतर्गत आता है, या विजाति इसी को कहते हैं, संयुक्त स्वर के अंतर्गत। औ किस स्वर के अंतर्गत, संयुक्त स्वर के अंतर्गत। प्रश्न पूछेगा मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 4, और संयुक्त के अंतर्गत 4। संयुक्त में ए का निर्माण ए किससे हुआ है, हाँ ए का, अ और ई से। अब यही जो आप पढ़ोगे ना, संधि जब पढ़ेंगे तो वहाँ बनता चला जाएगा, यही चीज़ वहाँ बनेगा। तो यही जोड़ते हो, आपको लगता है। अभी और है कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों के भेद, कल हम करेंगे उसको आगे, ठीक। उतार लो।